साथियों, आज हम कक्षा 12वीं का पहला चैप्टर ब्रिक, बीड्स एंड बोन्स, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ईंट, मनके और अस्थियां शुरू करेंगे। चैप्टर फर्स्ट, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। ईंट, मनके और अस्थियां। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग के सानिध्य में हड़प्पा नामक स्थान पर एक नवीन संस्कृति का सूत्रपात हुआ। एक नई संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और घोषणा की गई कि भारत में एक नई संस्कृति जो पुराने समय में आर्यों के आगमन से पहले या वैदिक भारत से पहले भारत में विद्यमान थी, उसके बारे में संसार के सामने तथ्य प्रस्तुत किए गए। इससे पहले समझा जाता था कि वैदिक सभ्यता ही भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता रही है और हमें अपनी उस संस्कृति पर गर्व था, गौरव था। लेकिन जैसे ही 1921 में राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सानिध्य से यह सूचना प्राप्त हुई, हमारे भारत के लिए गौरव का क्षण और उपस्थित हो गया और हमें प्राप्त हुआ कि हम वास्तव में एक बहुत ही प्राचीन संस्कृति से संबंध रखते हैं, जो आज की नहीं बल्कि इससे भी पुराने समय में लगभग 5000 साल पुरानी संस्कृति थी। उन्नीस सौ 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थान की खोज की गई। हड़प्पा नामक स्थान की खोज की गई। यह इस संस्कृति का मिलने वाला सबसे प्राचीन, सबसे पहला और सबसे बड़ा नगर था। इसी के नाम पर सिंधु नदी के क्षेत्र में प्राप्त होने वाली इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति रखा गया। चूंकि यह प्रदेश सबसे बड़ा था और इस प्रदेश में जो चीजें हमें प्राप्त हुई थी वो उससे पहले कभी प्राप्त नहीं हुई थी, अतः इस चीज का हमारे लिए बड़ा ही महत्व था। अक्सर कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों में क्या अंतर है, क्या नहीं है, इस विषय पर कुछ विद्यार्थियों में कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा डाउट रहता है, थोड़ा सा भ्रम रहता है। तो इसमें कोई भी भ्रम की स्थिति नहीं है, बल्कि इसको समझा जा सकता है। चूंकि सिंधु नदी अपवाह तंत्र में रावी नदी के किनारे रावी नदी के तट पर हड़प्पा नामक स्थान पर यह सभ्यता प्राप्त हुई थी। क्योंकि ये इसका पहला नगर था, पहला बड़ा अवशेष था, इसलिए इसे हड़प्पा का नाम दिया गया। और क्योंकि यह सभ्यता सिंधु के अफवाह तंत्र में थी, सिंधु नदी के किनारे थी, उसके प्रवाह क्षेत्र में थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है और बच्चे इसमें भ्रमित रहते हैं। तो भ्रमित रहने का कोई भी तथ्य नहीं है, भ्रमित रहने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हड़प्पा संस्कृति के सूत्रपात से ही भारतीयों के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण आया। हमें भी यह ज्ञात हुआ, हमें भी यह पता लगा कि हम संसार की सबसे प्राचीनतम, सबसे विकसित नगरीय सभ्यता
विश्व की प्राचीनतम एवं विकसित नगरीय सभ्यता से बिलोंग करते हैं, उनसे संबंध रखते हैं। इससे पहले सभी ये जानते थे कि भाई इराक की सभ्यता जो है वो सबसे प्राचीन रही है, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे प्राप्त रही है, चीन की सभ्यता जो हवांग हो पीली नदी में विकसित हुई है वो सभ्यता ही प्राचीनतम सभ्यता है। लेकिन उनके कालक्रम को देखा जाए तो उनकी अपेक्षा हमारे भारत में प्राप्त होने वाली हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता संसार की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक रही है, जिसका कार्यकाल लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विश्व की अधिकांश सभ्यताएं नदी क्षेत्र में ही निवास करती हैं, नदी क्षेत्रों में ही पाई गई है, क्योंकि जिस जमाने में हम ये सभ्यताओं के विकास की बात कर रहे हैं उस समय में हमारा विज्ञान इतना विकसित नहीं था। लेकिन विज्ञान से ही सारी चीजें नहीं होती है, विज्ञान के विकास से ही सारी चीजें प्राप्त नहीं की जा सकती हैं, बल्कि विकास के लिए तो अन्य चीजें ही भी हो सकती हैं। नदी क्षेत्रों में सभ्यताएं फली फूली और विकसित हुई और उन्होंने लंबे समय तक अपने अस्तित्व को बनाए रखा, और किसी ना किसी कारणवश उनका पतन अवश्य हो गया, लेकिन उन सभ्यताओं ने अपने विकास के लक्ष्यों को, अपने विकास की बुलंदियों को प्राप्त किया है। ऐसा ही हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी और संसार की सबसे प्राचीन विकसित सभ्यताओं में से एक थी, इस सभ्यता ने अपने विकास के दम पर अपने विकास को प्रदर्शित करने के माध्यम से संसार में सबसे अच्छे और सबसे उच्च लक्ष्यों को प्राप्त किया है। हड़प्पा सभ्यता को यूं ही हम संसार की सबसे विकसित सभ्यता नहीं कह सकते, बल्कि इसका एक कारण भी है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता, चूंकि हम इसे नगरीय सभ्यता कहते हैं, नगरीय सभ्यता जैसा आप सभी जानते हैं विकास की अवस्थाओं में जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो होती है कबीला, ग्राम, छोटा नगर एवं नगर। ग्राम, कबीला, ग्राम, छोटा नगर एवं नगर। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हड़प्पा सभ्यता जो हमारी सभ्यता थी वो एक विकसित नगरीय सभ्यता थी। इस विकसित नगरीय सभ्यता के अवशेष हमें हड़प्पा से प्राप्त हुए, हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, हमें अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं, हमें पाकिस्तान के क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं और हमें अनेकों प्रदेशों से प्राप्त हुए हैं। तो इन सभी चीजों को देखकर, इन सभी अवशेषों को देखकर यह कहा जा सकता है कि हमारी सभ्यता वास्तव में एक सब नगरीय व्यवस्था रही है। इसके लिए कुछ चीजें होती हैं, जैसे पहला है नगर निर्माण। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहरों में हड़प्पा नगर योजना सबसे प्रमुख थी। हड़प्पा शहर दो भागों में बटा हुआ था, ऊपरी शहर और निचला शहर। ऊपरी नगर जो था उसमें राजा या शासक परिवार, राजकीय अधिकारी परिवार और उनके परिवार के सदस्य यहाँ निवास करते थे, जबकि निचले शहर में सामान्य जनता या प्रजा और मध्यम वर्ग के लोग यहाँ पर निवास करते थे। ऊपरी नगर पक्की ईंटों का बना हुआ था। पक्की ईंटों का बना हुआ था और यहाँ जो मकान बने हुए थे वो 1 मंजिला, 2 मंजिला और 3 मंजिला तक बने हुए थे, जिनमें चढ़ने के लिए, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का प्रबंध किया गया था। नगर के मकान सड़कों के किनारे बने हुए थे और सड़कें जो हैं वो छोटी छोटी सड़कों के द्वारा सड़कें आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और इस तरह से इन सड़कों का निर्माण किया गया था और जो मकान हैं वो सड़कों के किनारे बने हुए थे।
यह दर्शाता है कि यह एक विकसित नगरीय व्यवस्था थी, क्योंकि इस तरह की जो प्लानिंग है, इस तरह का जो एक ढांचा है, वो विकसित नगरीय व्यवस्था में ही देखने को मिल सकता है। इन मकानों को, जो मकान बने हुए थे, इन मकानों को गारे और जिप्सम के साथ प्लास्टर किया गया था, जो लंबे समय तक मकानों की टिकने की व्यवस्था को बनाते थे और इससे मकान लंबे समय तक रुक सकते थे। मकानों को इस तरह से बनाया गया था जिसमें हवा और पानी का पूरी तरह से उचित प्रबंध किया गया था। हर घर में प्राय एक कुआं होता था, जहां से साफ पानी के पीने का प्रबंध किया जाता था। परिवारों के लिए, जो परिवार वहां निवास करता था, उन सभी परिवारों के लिए साफ पानी के पीने का प्रबंध किया गया था। अक्सर इन कुओं को ढकने का भी इंतजाम किया गया था, ताकि इसमें गंदगी वगैरह पड़ने के आसार ही ना हो। दूसरा, हर घर को नालियों द्वारा मुख्य मार्ग से जोड़ा गया था। परिवार के दैनिक जीवन में पानी का उपयोग होने के बाद उस दूषित पानी को घर से बाहर निकालने के लिए नालियों की व्यवस्था की गई थी, और घर से बाहर जो नालियां जाती थी, उन सभी नालियों को बाहर बड़े नाले में भी डाला गया था। और एक उदाहरण के रूप से ऐसा नाला भी मिला है जिसमें 6-6 फीट की गहराई तक के आसार देखने को मिले हैं, कि एक नाला जो 6 फुट गहराई का था। इसका तात्पर्य यह है कि शहर के दूषित पानी को शहर से बाहर तक ले जाने के लिए, दूर प्रदेशों तक ले जाने के लिए, ऐसे स्थान तक जहां उस पानी की को स्टोरेज किया जा सके, उस पानी को एक जगह इकट्ठा किया जा सके, वहां तक ले जाने के लिए गहरे नालों का प्रबंध किया गया था। दूसरा है सड़कें। ऐसा माना जाता है किसी भी प्रदेश के विकास को अगर हमें मापना है तो सबसे पहले सड़कों को देखकर उस प्रदेश के विकास को मापा जाएगा। सड़कें किसी भी प्रदेश के विकास को प्रदर्शित करती हैं। हड़प्पा में भी यही चीज़ देखने को मिली कि हड़प्पा की सड़कें चौड़ी सड़कें होती थी, जो अक्सर ईंट और गारे के साथ ईंट और गारे का प्रयोग करके बनाई गई थी। सड़कें आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और इन सड़कों में समकोण पर कटे होने के कारण शहर में गंदगी का प्रवेश भी नहीं हो पाता था। हवा के द्वारा सड़कों की समय समय पर सफाई भी हो जाती थी। इन सड़कों को टूटने और से बचाने के लिए सड़कों के किनारे ही नालियों का प्रबंध किया गया था। सड़कों के साथ साथ नालियां बनाई गई थी। इन नालियों के माध्यम से जो दूषित पानी है या जो अधिक पानी है, बरसात का पानी है, वो सारा का सारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से चला जाता था, और इस कारण जो सड़कें हैं वो लंबे समय तक टूटने से बची रहती थी। इसके साथ साथ इन सड़कों के किनारे ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी जिसमें रात्रि के समय रोशनी का उचित प्रबंध हो सके। अगर हम इस प्लानिंग को देखते हैं, हम इन चीज़ों को देखें, तो ऐसी चीज़ें हो पाना संसार की अनेक व्यवस्थाओं में पॉसिबल नहीं हो पाया है। अनेक स्थानों पर इन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी ही नहीं प्राप्त हो पाई है कि इस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे बनी हुई होंगी। सॉरी। इनके अलावा हमें कुछ चीजें और देखने को मिली है, जैसे स्थान स्थान पर अन्नागार। अन्नागार का होना, आज जो हम मंडियों का रूप देखते हैं,
अनाज मंडियां हैं, अन्य प्रकार की और मंडियां हैं, उन मंडियों का जो रूप देखते हैं वो कहीं ना कहीं इस अन्नागार से मिलता जुलता सा है। अन्नागार बड़े होते, बड़े बड़े आकार के होते हैं जो प्राय ऊंचे स्थानों पर, इन ऊंचे स्थानों पर एक अन्य रूप में बनाए जाते थे। इस तरह से ऊंचे स्थानों पर बनाए जाते थे और इन ऊंचे स्थानों पर बनाए गए अन्नागारों में लंबे समय तक अनाज के भंडारण की सुविधाएं जो थी वो उपस्थित थी। उन सुविधाओं के माध्यम से लंबे समय तक अनाज को सुरक्षित किया जा सकता था और आवश्यकता पड़ने पर संसाधनों को सुरक्षित भी किया जा सकता था। इसके साथ साथ अनेक स्थानों पर जलाशयों के अवशेष भी मिले हैं। इन जलाशयों का जो उपयोग होता था वो या तो बरसात के दिनों में पानी को एकत्रित करने के लिए किया जाता था, या जो शहर का दूषित पानी है उन दूषित पानी को इकट्ठा करने के लिए कि वो पानी जगह जगह पर बिखरा हुआ दिखाई ना दे, गंदगी उपस्थित ना करें। इस तरह से इस पानी का एक प्रबंधन करने का तरीका भी था। नगर को सुरक्षा के हिसाब से, नगर की सुरक्षा को देखते हुए, नगर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे नगर को, जो नगर व्यवस्था थी उस नगर को ऊंची ऊंची दीवारों के साथ घेरा हुआ था। ऊंची दीवारें बनाई गई थी ताकि आने वाले समय में अब सुरक्षा की दृष्टि से शहर को सुरक्षित किया जा सके। इसके अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता में अनेकों चीजें और भी चीजें प्राप्त हुई, जिसमें सिक्के, मोहरें, मूर्तियां, मनके, पशुओं की हड्डियों के अवशेष, एवं अन्न के नमूने। अन्न के नमूने, इसके अतिरिक्त कुछ चित्रित सामग्री भी प्राप्त हुई है, कुछ चित्रित सामग्री भी प्राप्त हुई है, जिन चीजों से इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि ये हड़प्पा सभ्यता एक विकसित नगरीय सभ्यता रही होगी। अभी तक हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1500 से ज्यादा स्थलों की खोज की जा चुकी है, जिसमें से लगभग 900 के आसपास भारत में और 500 के आसपास पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बलूचिस्तान में, इन प्रदेशों में पाए गए हैं। हड़प्पा का जो क्षेत्र है वो इतना व्यापक है, आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि हड़प्पा के जो अवशेष हैं वो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, इन इतने बड़े पैमाने पर फैले हुए हैं, इतने बड़े क्षेत्रों में फैले हुए हैं। अब हम एक अन्य नगर है उसका भी चर्चा करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण जो नगर है हड़प्पा सभ्यता का वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जो
टीले बनते थे। प्राचीन समय में जब अंग्रेज यहाँ पर आए, अंग्रेज यहाँ पर निवास करने के लिए आए हुए थे, उस समय ज़्यादातर जो दफनाने की प्रक्रिया थी, और अंग्रेज भी एक ऐसी व्यवस्था से आए थे जहाँ पे शवों का शव दहा नहीं किया जाता था, बल्कि शवों को दफनाया जाता था। तो उनका मानना था कि ये टीले ऐसे रहे होंगे जहाँ पे शवों को दफनाया गया है। तो ऐसा प्रतीत होता था कि ये जो मृतकों का टीला है वो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए यह नाम दिया गया। साथियों, 1853 से 1856 के बीच जब पाकिस्तान, आधुनिक पाकिस्तान के कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन का डालने का काम किया जा रहा था, उस समय मार्ग में जो टीला पड़ा, उस टीले की जब खुदाई की गई तो वहां पे कुछ ईंटें प्राप्त हुई थी, पक्की ईंटें प्राप्त हुई थी। उन पक्की ईंटों का अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर प्रयोग किया, वो रेलवे ट्रैक को बिछाने के लिए, कि जो रेलवे ट्रैक बिछाया गया उस रेलवे ट्रैक के नीचे बिछाने के लिए उन ईंटों का प्रयोग किया गया। अन्यथा हम आसानी से और बड़े पैमाने पर इस गुणवत्ता को जान पाते, इस चीजों को जान पाते। मोहनजोदड़ो जो शहर था, मोहनजोदड़ो शहर जो है वो 7 परतों में प्राप्त हुआ है। इसकी खुदाई 7 परतों में हुई है। 7 परतों में खुदाई होने का तात्पर्य यह है कि ऐसा माना जा सकता है कि मोहनजोदड़ो शहर लगभग 7 बार ही उसका विकास हुआ है और 7 बार ही वो दफन हुआ है, 7 बार उसका पतन हुआ है। तो ये अपने आप में विकास के एक ऐसे पैमाने को दर्शाता है कि देखो, ये नगरीय व्यवस्था इतनी विकसित थी कि 7 बार वहां पर विनाश होने के बाद, 7 बार वहां पे दफन होने के बाद भी फिर दोबारा से वो शहर विकसित हो गया और दोबारा से खड़ा हो गया। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना में स्थित है। लरकाना जिले में स्थित है। और मोहनजोदड़ो भी अपने आप में एक हड़प्पा के समानांतर ही, जिस प्रकार हड़प्पा एक सुविकसित शहर है, उसी प्रकार से मोहनजोदड़ो भी अपने आप में एक विकसित नगर व्यवस्था कहा जा सकता है। विकसित नगर व्यवस्था में विकसित नगरीय शहर था। मोहनजोदड़ो में भी निवास स्थान जो थे या शहर था, नगरीय व्यवस्था थी। यहाँ पर भी नगरीय व्यवस्था सेम उसी प्रकार की थी जिस प्रकार की नगर सभ्यता हड़प्पा में पाई गई है। यहाँ पर भी 2 प्रकार के जो शहरी क्षेत्र पाए गए हैं, एक ऊपरी क्षेत्र, ऊपरी शहर और निचला शहर। उपला शहरी क्षेत्र और निचला शहरी क्षेत्र। ऊपरी शहरी क्षेत्र में जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, ऐसा माना जा सकता है कि सुरक्षा के लिहाज से ये थोड़ा सा ऊपर स्थित था, ऊपरी भाग में स्थित था, इसलिए इसे ऊपरी शहरी क्षेत्र का नाम दिया गया। और जो निचला भाग था वो अपेक्षाकृत थोड़ा सा नीचे था और इसे निचले शहरी क्षेत्र का नाम दिया गया। ऊपरी शहरी क्षेत्र जो था, इसमें मकान थे पक्की ईंटों के, ऊंचे बहुमंजिला बड़े। ऊपरी शहरी क्षेत्र में मकान पक्की ईंटों के बने हुए थे, ऊंचे थे और बहुमंजिला और आकार में बड़े थे। इन मकानों को 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला इस तरह से बनाया गया था। ऊपर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियों का विशेष प्रबंध किया गया था। मकानों की व्यवस्था इस प्रकार से की गई थी कि सब मकान को घेरकर बनाया गया था, चारों ओर से घेरकर बनाया गया था और उसको एक मुख्य मार्ग से जोड़ा गया था कि सारा का सारा घर जो है वो अंदर से इस तरह से बना हुआ है। और इसमें चाहे कमरे कितने भी बने हुए क्यों ना हो, लेकिन इन सब का एक मुख्य एंट्रेंस होता था, मुख्य द्वार होता था। इस मुख्य द्वार पर आकर ये खुलता था। तो इस लिहाज से सुरक्षा की दृष्टि से भी इसको महत्वपूर्ण माना जा सकता है। ऐसा माना जा सकता है कि ऊपरी शहरी क्षेत्र में शासक परिवार के सदस्य, उनके रिश्तेदार, उनके अधिकारीगण निवास करते थे। और निचला जो शहर था, निचले शहर में मध्यम वर्ग, आम जनता, व्यापारी और अन्य लोग वहां पर निवास करते थे।
न, मोहनजोदड़ो की नगरीय सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो मानी जा सकती है वो इसका विशाल स्नानागार है। विशाल स्नानागार एक ऐसी व्यवस्था थी, मोहनजोदड़ो में एक ऐसी व्यवस्था थी, एक ऐसा बड़ा तालाब के आकार का बनाया हुआ था जो अपने आप में विशिष्ट श्रेणी का कहा जा सकता है। विशिष्ट श्रेणी से आशय है कि ऐसी व्यवस्था जो अपने आप में एक सोच समझकर प्लानिंग के तहत पूरी योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था। ये एक बड़ा तालाब था, तालाबनुमा था, जिसका आकार, आंतरिक आकार लगभग अंदर से 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा। अनुमान लगाइए कि इतने बड़े एक तालाब जैसी प्रणाली का क्या हो सकता है। और जो ये तालाब था, इस तालाब के को चारों तरफ से पक्का किया गया था। इस पे चढ़ने और उतरने के लिए, यहां तक जाने के लिए सीढ़ियों का निर्माण भी किया गया था। सीढ़ियां भी बनी हुई थी, इसके चारों तरफ सीढ़ियां थी। लोग आसानी से इसके अंदर उतर सकते थे और इसमें जा सकते थे, स्नान कर सकते थे या अन्य धार्मिक क्रियाओं में भाग लेने के लिए इसको प्रयोग किया जाता था। इसे पक्की ईंटों के द्वारा बनाया गया था, पक्की ईंटों से बनाया हुआ था, जिसे जिप्सम और गारे के साथ कोट किया गया था ताकि इसमें रिसाव ना हो, जल भरने के समय इसको सुरक्षित रखा जा सके, जल लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। इस विशाल स्नानागार के चारों तरफ बरामदे और डबल मंजिला, दो मंजिला आवास बने, दो मंजिला आवास और दो मंजिला भवन बने हुए थे। ऐसा माना जा सकता है, ऐसा समझा जा सकता है कि इस स्नानागार का उद्देश्य त्योहारों को मनाते समय वहां पर स्नान करने का या अन्य उत्सवों के समय में उसे प्रयोग किया जाता था, या इस जल का उपयोग अन्य गतिविधियों के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, बरसाती जल को संरक्षित करने के लिए, किसी भी अन्य काम के लिए हो सकता था। लेकिन जैसा कि प्रतीत होता है, अगर बरामदे और दो मंजिला भवन यहाँ पे आसपास में मिले हैं तो जरूर इसका उपयोग उत्सवों को मनाने के समय या उत्सवों के समय इसका प्रयोग किया जाता होगा। इस स्नानागार के लिए, साफ पानी के लिए अलग नालियां, साफ पानी लाने के लिए, इसमें साफ पानी अगर भरना है तो उसकी अलग नालियां, और दूषित पानी को निकालने के लिए, दूषित पानी को निकालने के लिए अलग नालियां बनाई गई थी। अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो आज हम आधुनिक समय में, जिन्हें हम स्विमिंग पूल का नाम देते हैं, उस तरह से हमें देखने में प्रतीत होता है। और पानी को लंबे समय तक उसमें सुरक्षित रखने के लिए इसको पक्का बनाया गया था। पक्के बनाकर उसको गारे से, जिप्सम के साथ इसकी लिपाई की गई थी ताकि इसमें पानी लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। मेरे हिसाब से ऐसी व्यवस्था अन्य जो सभ्यताएं हैं, चाहे वो मिस्र मेसोपोटामिया की सभ्यता रही हो, चाहे वो सुमेरियन सभ्यता रही हो, चाहे वो चीन की सभ्यता रही हो, इन सभ्यताओं में हमें ऐसे प्रमाण अक्सर कम ही देखने को मिलते हैं। ये चीजें प्रदर्शित करती है कि वास्तव में हम जिस सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं, जिस सभ्यता के बारे में बताया गया है, वो एक विकसित नगरीय सभ्यता रही होगी। सड़कें, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी हम पहले पढ़ चुके हैं कि हड़प्पा के समान ही मोहनजोदड़ो में भी सड़कें
चौड़ी और समकोणिक चौड़ी और समकोणिक प्रारूप में देखने को मिलती हैं। अधिकतम चौड़ाई, यहां सड़कों की अधिकतम चौड़ाई 10 मीटर तक 10 मीटर पाई गई है। ऐसा माना जा सकता है कि 10 मीटर चौड़ी सड़क होना, कि इस सड़क का प्रयोग राजकीय कार्यों के लिए किया जाता होगा, या हम इसे राजकीय मार्ग के नाम से, राजकीय महामार्ग के नाम से भी इनको जान सकते हैं। सड़कें चौड़ी थी, जो आपस में समकोण पर काटती थी। सड़कें चौड़ी थी जो आपस में समकोण पर काटती थी, और शहर के विभिन्न भागों से आने वाली सड़कें सभी इस चौड़े राजमार्ग पर आकर मिलती थी। इसके साथ साथ इन सड़कों के पास नालियां बनाई गई थी, ताकि इसके साथ साथ नालियां बनाई गई थी। इन नालियों से दूषित पानी को शहर से बाहर निकालने के लिए, नगर से बाहर निकालने की व्यवस्था की गई थी, और इन नालियों को बड़ी बड़ी शिलाओं से ढका गया था। सड़कों के किनारे रात्रि में रोशनी के प्रबंध के लिए व्यवस्था बनाई गई थी। यहाँ पे कुछ ऐसे प्रतीत होता है जैसे रात्रि के लिए लाइटों का प्रबंध, लाइट तो उस जमाने में नहीं थी, परंतु रोशनी का या प्रकाश का प्रबंध किया गया था। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जो आमतौर पर अन्य व्यवस्थाओं में देखने को नहीं मिलती, और हम इन चीज़ों पर गौरव कर सकते हैं कि वास्तव में हम एक ऐसे भाग में हमने विकास किया है, ऐसी व्यवस्था में विकास किया है, ऐसी सभ्यता के भाग हैं जो अपने आप में विकसित सभ्यताओं में से एक रही है। आगे अन्नागार। मोहनजोदड़ो में भी स्थान स्थान पर अनेकों अन्नागारों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन अन्नागारों को से अनुमान लगाया जा सकता है कि अनाज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इन अन्नागारों को बनाया गया था। इन अन्नागारों को छतों के द्वारा ढका गया था, ताकि बरसात में या खराब मौसमी दशाओं के दौरान अनाज को खराब होने से बचाया जा सके, और प्राकृतिक आपदा के समय में भी सुरक्षित अन्न को वहां से उपयोग किया जा सके। नालियां, जैसा हमने हड़प्पा के शहरों में देखा, यहाँ पर भी हर मकान का दूषित पानी घर से बाहर निकालने के लिए नालियों की व्यवस्था की गई थी। छोटी छोटी नालियाँ थी, नालियों को बड़ी नालियों तक जोड़ ले जाकर उसमें पानी डाला गया था, और बड़ी नालियों को बड़ी बड़ी शिलाओं से ढका गया था, ताकि दूषित पानी को शहर से बाहर ले जाया जा सके, और वो पानी बाहर न फैले, और उसमें गंदगी भी उस पानी में ना मिल सके, और वो आगे पूरे मार्ग को अवरुद्ध ना करे, रोड थे, जो सड़कें थी, उन सड़कों को खराब ना कर पाए। मुद्राएं, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के समान ही मोहनजोदड़ो में भी अनेकों प्रकार की मुद्राएं मिली हैं। इन मुद्राओं पर अनेक प्रकार के चिन्ह अंकित हैं, अनेक प्रकार के चिन्ह अंकित हैं। चिन्ह हैं पशु पक्षियों के, चित्र भी हैं, पशु पक्षियों के चित्र भी हैं। योगी मुद्रा में बैठे साधु, योगी मुद्रा में बैठे साधु का चित्र भी प्राप्त हुआ है, बरगद के चित्र भी प्राप्त हुए हैं।
और अनेकों चित्र प्राप्त हुए हैं, परंतु इन चित्रों के माध्यम से इनके साथ लिखी गई लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। जिस दिन ये लिपि मनुष्य के द्वारा पढ़ी जा सकेगी, हम भारतीयों के द्वारा पढ़ी जा सकेगी, हम भारतीयों को अपने देश की सभ्यता पर, अपनी सभ्यता पर गौरव करने का एक और ही अवसर प्राप्त होगा। क्योंकि अनेकों चित्र हैं। ये जो लिपि है बाएं से दाएं और बाएं से आरंभ होकर दाएं की तरफ लिखी गई है, और उसके पश्चात अगली जो पंक्ति है उस पंक्ति में दाएं से शुरू होकर बाएं की तरफ लिखी गई है, और बीच बीच में यहाँ पे विभिन्न प्रकार के चित्र वगैरह से भी इनको प्रदर्शित किया गया है। तो ये एक प्रकार की साइन लैंग्वेज है, चिन्हित लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को हम पढ़ पाने में असफल रहे हैं, प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। जिस दिन इसमें सफलता प्राप्त हो जाएगी, हम अपने इतिहास की एक नई जो झांकी है वो अपने सबके सामने प्रस्तुत कर पाएंगे या उसको प्राप्त कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। दूसरे वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के बारे में पढ़ेंगे। इस विषय पर जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को उसके फॉरवर्ड करें, ताकि वो अन्य लोगों तक भी पहुंच सके, अन्य बच्चों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।